हैं, ठीक है। ओके, सो 15th भी ऐसा ही है, 16th भी ऐसा ही है बच्चों, 15th भी ऐसा ही है, 16th भी ऐसा है। अच्छा 17 18 की बात मैं बाद में करूंगा, 17 18 की बात मैं बाद में करूंगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इनको मैं लास्ट में आपको ऐसा शीट दे दूंगा पहले, उसके बाद आराम से रुक जाने दो इसको, आदमी को लगातार बोले जा रहा है, ठीक है। चलो, तो 17th और 18th की बात जो है बाद में कर लूंगा, शीट देखें, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे आ जाओ, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे आ जाओ, मतलब 4.6 पे आ जाओ, इसको इरेज कर देते हैं, 4.6 पे आ जाओ सीधा, एक्सरसाइज 4.6 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको क्या करना है, सिर्फ कंसिस्टेंसी बतानी है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 6 पार्ट तक, एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। हिंट दे रहा हूं, क्या हिंट दे रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहता है चेक कंसिस्टेंसी। हमें क्या चेक करना है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है। कंसिस्टेंसी चेक करने का मतलब क्या करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि ए। अच्छा दो इक्वेशन वाली दे रखी है तो दो ही बनेगी। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या रखा है, x प्लस 2y इक्वल टू 2, पहला क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2y इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब दो ही x है तो दो ही x की बात होगी, z है नहीं इसमें। सो a क्या बन जाएगा 1 2, y की वैल्यू 2 और 3। अच्छा यहाँ पर x की वैल्यू क्या बनेगी, दो ही कोफिशिएंट्स हैं, दो ही वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, x और y। अच्छा अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू बनाऊं तो b क्या बनेगा 2 और 3। इसमें मुझे क्या करना है, सोल्व नहीं करना, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बतानी है। यानी कि डिटर्मिनेंट a निकालूं, क्या कर रखा है 3 माइनस 4, कितना हो गया -1। क्लियरली डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है डायरेक्ट लिख देना कंसिस्टेंट, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो डायरेक्ट कंसिस्टेंट। अच्छा अगर ये आ जाता डिटर्मिनेंट ए जीरो के इक्वल आ जाता तो यहां से दो चीजें करते, क्या, वही एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर ये जीरो के इक्वल होता तो कंसिस्टेंट, अगर नॉट इक्वल टू जीरो होता इनकंसिस्टेंट। पिछले में भी लिखवाया था, इसमें दोबारा से लिखवा दिया, ठीक है। क्या, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो के इक्वल आ जाता तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते, अगर वो जीरो के इक्वल आता तो कंसिस्टेंट, अगर नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट। तो आप इसको यूज करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे पार्ट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे पार्ट कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने कहा कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर और 14 तक तो वो ट्राई कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं मान के चल रहा हूं कि 7 से लेके 14 तक तो आप लोग कर सकते हो। जो भी डाउट होंगे वो अगली क्लास में पूछ लेना। 15th क्वेश्चन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए मैट्रिक्स दे रखी है, इस बार क्या दे रखी है आपको, ए मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। कहता है फाइंड ए इनवर्स, कहता है फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व। क्या क्या सॉल्व करना है उसने, 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू -5, और एक देखा आपको x प्लस वाई माइनस
ठीक है, ये दे रखा है आपको। कह रहा पहले तो ए इनवर्स निकाल लो। अच्छा ये कोई मेरे लिए बहुत मेहनत का काम नहीं है, ये मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। ए मैट्रिक्स दे रखी है तो फाइंड ए इनवर्स करना है तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, सीधा सीधा ए इनवर्स निकल जाएगा। कहता है ए इनवर्स निकाल के क्या करा, किसी बच्चे ने इसका तो इनवर्स निकाल दिया और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व कर दिया। अगेन नंबर कितने मिलेंगे? 0। क्यों? क्योंकि आपको इस रिजल्ट को यूज करना है। जब भी ये वर्ड आ जाए ना एंड हेंस लिखा आ जाए, तो आपने अगर पुराने रिजल्ट का इस्तेमाल नहीं करा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो एंड हेंस लिखा है, इसका मतलब हमें समझ आ गया इसका यूज करना। अब ध्यान से देखना बच्चों, एक छोटी सी चीज देखना, कभी आपको ऑलरेडी पहले से ही गिवन एक मैट्रिक्स मिलेगी ना आपको, वहां से आपके सामने दो सिचुएशन अराइज होंगी। एक ही टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन की बात एनसीईआरटी करती है, इस टाइप के दो क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान से देखना, पहले मैं आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, इस चार्ट को समझने की कोशिश करना। अभी तक हम जानते किस किस को। मेरे सामने सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन आए, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन आए। एक पहला क्वेश्चन आया था बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन कौन सा था? जो अभी अभी कराया था, जिसमें 3 इक्वेशन दे रखी होती हैं। क्या दे रखी होती है? 3 इक्वेशन दे रखी होती है मान लो। ऐसी 3 इक्वेशन दे रखी होती है, सिंपल सोल्व करना होता है। एक नई टाइप आ गई, नई टाइप क्या आ गई? जिसमें पहले से ही एक मैट्रिक्स ए डिफाइन कर रखी होगी, एक मैट्रिक्स ए डिफाइन कर रखी होगी और कहेगा हेंस सोल्व। अच्छा इस टाइप में ना, इसी टाइप में दो बनती हैं, इसी टाइप में दो क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से समझना, एक पहला क्वेश्चन बनता है और एक दूसरा क्वेश्चन बनता है। एक पहला बनता है और एक दूसरा बनता है। अभी समझा देता हूं पहला और दूसरा क्या है, चेक करो, चेक करना। ये जो ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये जो ए मैट्रिक्स दे रखी है, सिर्फ इसके कोफिशिएंट से बात करो, इसके कोफिशिएंट से बात करो, चेक करो क्या है। एक्स के कोफिशिएंट क्या है? 2 3 1। इधर से चेक करो 2 3 1। यहां पे आ जाओ, वाई के कोफिशिएंट चेक करो, -3 2 1। एक काम करो, जेड के कोफिशिएंट चेक करो, 5 -4 -2। अच्छा मैं अगर यहां से एक रिजल्ट निकाल के रख रहा हूं आपके सामने कि जो इस मैट्रिक्स, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जो मेरी मैट्रिक्स तैयार होने वाली है, जो मेरी मैट्रिक्स तैयार होने वाली है वो यही है। अगर ये बात आप लोगों को क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो। मैंने कहा कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जो मेरी मैट्रिक्स तैयार होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो यही है। बोल दो, बात समझ आ रही है तो बोल दो। ठीक है, तो अगर वो वही है तो वो पहली टाइप है, अगर वो वही है तो पहली टाइप है। इसकी बात एनसीईआरटी भी करती है, इसकी बात एनसीईआरटी भी करती है। अच्छा दूसरी टाइप क्या होगी? जिसमें ये मैट्रिक्स ये डायरेक्ट नहीं होगी, ये होगा इसका ट्रांसपोज। क्या होगा इसका? ट्रांसपोज। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी और जिक्र कर लेंगे इस दूसरी टाइप का। अभी के लिए इतना समझना, जब पहले से कभी ये मैट्रिक्स दे रखी होगी, फटाफट भाग के क्या करना, मैच कर लेना अपनी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ। अगर कोफिशिएंट मैच हो रहे हैं तो पहली टाइप होगी, और अगर नहीं मैच हो रहे तो वो उसका ट्रांसपोज होगा। ध्यान रखना, वो क्या होगा? उसका ट्रांसपोज। जब मैच नहीं होंगे तो ट्रांसपोज होगा, तो वो दूसरी टाइप होती है। अभी के लिए सिर्फ इतना जानो, इसमें एक और होता है तीसरा, वो अभी बाद में देखेंगे। चलो तो अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे करना है, इसको सोल्व कैसे करना है। तो दो टाइप है अलग अलग, एक में तो वही दे रखा होता है, एक में ट्रांसपोज। इस बार क्या दे रखा है? वही। ये वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ट्रांसपोज वाला बाहर से मिलेगा, तो कभी और करा देंगे। चलो अब देखते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो कुछ नहीं करना, ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स निकालने का मतलब क्या है? ए इनवर्स इक्वल टू हम क्या कहेंगे कि वी हैव, हमारे पास क्या दे रखा है? हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है? 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। सो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? चेक करना, डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? 2, चेक करो, -4 + 4, माइनस ऑफ -3 इज +3, -6 + 4 +5 3 -2। चेक करो कितना आ गया डिटर्मिनेंट है? 2 0 +3 -2 +5 1। चेक करो कितना है? 0 -6 + 5, -6 + 5 इज -1, -6 + 5 इज -1। क्लियरली क्या आ गया? नॉट 0। डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन इक्वल टू 0 है, सो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या होता था? 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए।
ए इनवर्स क्या होता था 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स होता था 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। फिर से निकाल लो एडजॉइंट ए, फिर से निकाल लो एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलता था? एडजॉइंट ए निकलता था हमारा A11। A11 का मतलब याद है मैंने क्या कहा था? अगर ये आपके सही आ रहे हैं, ये अगर आपके सही आ रहे हैं तो आप ये डायरेक्ट उड़ा सकते हो, A11 डायरेक्ट उड़ा सकते हो। A12 इक्वल टू साइन चेंज कर देना, और जिनका सम ओड आता है उनका साइन चेंज कर देना। A13 कितना आ जाएगा? A13 आ जाएगा आपका डायरेक्ट 1। अच्छा A21 कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम 6 माइनस 5 यानी कि 1। 1 का साइन चेंज करोगे -1। सर हाँ पायल, सर एक बार फिर से रिपीट कर दो एक बार शॉर्ट फिर से। में। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कहां से रिपीट करना है बेटा? सर स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से रिपीट करूं? यस सर। चलो ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर देते हैं। ध्यान से देखना, मैंने कहा आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है। पहले क्वेश्चन कहता है फाइंड ए इनवर्स, सबसे पहले ए इनवर्स निकालो एंड हेंस सोल्व दिस दिस और दिस, यानी कि पहले इनवर्स निकालो फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करो। तो मैंने कहा अगर कोई बच्चा ए इनवर्स निकाल ले, इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाल दे और इस मैट्रिक्स को सोल्व कर दे अलग अलग तरीकों से, तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसको इस रिजल्ट का यूज करना है। ये पहली बात बताई थी। फिर उसके बाद अब मैंने आप लोगों को एक थोड़ी देर पहले एक चीज सिखाई थी कि जब कभी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन से पहले ऑलरेडी एक मैट्रिक्स गिवन होगी, जब कभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से पहले ऑलरेडी एक मैट्रिक्स गिवन होगी, तो उस मैट्रिक्स को हम किससे कंपेयर करेंगे? अपनी कोफिशिएंट मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे। किससे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स से। कोफिशिएंट मैट्रिक्स जब मैं बना रहा हूं तो चेक करना एक्स के कोफिशिएंट क्या है, 2 3 1। यहां चेक करो, पहले हम क्या लिखते थे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करते थे, एक्स के कोफिशिएंट A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, यही तो करते थे। तो x के कोफिशिएंट चेक करो मैच हो रहे हैं, फिर y के कोफिशिएंट चेक करना -3 2 1 मैच कर रहे हैं, z के कोफिशिएंट चेक करना 5 -4 -2 मैच कर रहे हैं। तो x y z तीनों के कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं। दैट मींस जो ये वाली मैट्रिक्स है और इसके कोफिशिएंट से तैयार होने वाली जो मैट्रिक्स है, दोनों की दोनों क्या आने वाली हैं? सेम। अच्छा, दो तरह के केस पॉसिबल थे। एक केस था जिसमें सेम आ जाएगी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। दूसरा केस है जिसमें वो सेम नहीं आ रही होगी। तो सेम नहीं आ रही होगी तो क्या आ रही होगी बच्चों? हाँ, तो यहां तक क्लियर, कहां तक क्लियर हो गया? पहले एक बार बता दो कि मुझे इस क्वेश्चन में ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। अब ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या करा? ए मैट्रिक्स उठाई, डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया। डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है? नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है इसका मतलब क्या? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो निकालते कैसे हैं? फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। यहाँ पे मैं एडजॉइंट ए निकाल रहा था। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? सिंपल है, अगर ओड पोजीशंस आ जाएं, ये एडजॉइंट ए नहीं है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है बच्चों। ये कौन सी मैट्रिक्स है? कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जब निकल जाएगी तो उसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो एडजॉइंट आएगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलती थी? A11 पहली रो पहले कॉलम को एलिमिनेट करके डिटरमिनेंट वैल्यू सोल्व कर दो। जो भी डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी, अगर वो ओड प्लेसेस वाले यानी कि इनका सम अगर ओड होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, अगर इवन ही सम आए तो किसी से मल्टीप्लाई मत करना। तो A11 निकाला, ये यहां से चीटिंग कर ली, ये 0 ही आएगा। ये -2 था, साइन चेंज कर दिया क्योंकि ओड है। ये क्या था? 1, तो ये 1 एज इट इज। यहाँ देखो 2 1, दूसरी रो पहला कॉलम 6 -5 कितना? 1। बट क्योंकि 2 1 है यानी कि सम ओड है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा। 2 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम का मतलब -4 -5 कितना? -4 -5 कितना? -9। A23 का मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 + 3, 2 + 3 कितना? 6। पर साइन चेंज करेंगे क्योंकि ऑड आ रहा है तो -6। अच्छा A31 का मतलब क्या? तीसरी रो पहला कॉलम 12 - 10, 12 - 10 कितना? 2। A32 का मतलब तीसरी रो दूसरा कॉलम -8 -15 कितना हो गया? -8 -15 कितना हो गया? -23। -23 साइन चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। A33 चेक करना, A33 का मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 2 2 जा 4, 4 + 9 कितना? 13। साइन चेंज नहीं करना तो 13 आ गया भाई। 2 2 जा 4 + 9 कितना? 13। तो आ गया। अच्छा, ये कौन सी मैट्रिक्स आएगी? कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी। तो आप लिखोगे एडजॉइंट ए इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके डायरेक्ट लिख देना। अच्छा, इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा?
इसका ट्रांसपोज करोगे तो चलो पहले लिख दो 0 2 1 -1 -9 -6 2 23 13 इसका ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, चेक करना 0 2 1 -1 -9 -6 2 23 और 13। तो यहां तक एक बार आप लोग बच्चों नोट कर लो, इतना हिस्से तक नोट कर लो। देन बच्चों ठीक है 11 -5 और -3 ये क्या आ गई मेरी बी की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू। अच्छा अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, एक बार रिपीट कर देता हूं फटाफट। ए इनवर्स क्या होता था, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट पहले से निकाल रखा था, एडजॉइंट ए वहां से निकाल के रख दिया हमने यहाँ पे। एडजॉइंट ए रखा -1 क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई थी, मल्टीप्लाई कर दिया तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अच्छा ए इनवर्स की वैल्यू आ गई तो अब क्या करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व। तो मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करते हुए देखा कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम रखना है। तो क्योंकि ए पहले से ही चल रहा था इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया क्या, पी। क्या नाम रख दिया, पी। अच्छा एक्स होती थी हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स, वो भी तैयार कर ली, और बी होती थी हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स, वो भी हमने तैयार कर ली। अच्छा आप ध्यान से देखना, अब हम कहते थे डिटर्मिनेंट पी निकालने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट पी निकालने वाले हैं। अच्छा डिटर्मिनेंट पी निकालने की जरूरत है नहीं, क्या बोलूंगा सीधा, यूज करने के लिए कहा ना उसने क्या कहा, यूज करने के लिए, सीधा सीधा बताना क्लियरली। मैं उसको बोलूंगा क्लियरली P इक्वल टू ए, जो P मैट्रिक्स है वो A मैट्रिक्स के इक्वल है, क्लियरली P इक्वल टू A। सो क्योंकि P A के बराबर है इसीलिए मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट लिखूंगा x इक्वल टू A इनवर्स B। यहां से बात समझ आ रही है तो बोल दो x इक्वल टू A इनवर्स B। क्लियरली P इक्वल टू A, जो P मैट्रिक्स है वो A मैट्रिक्स के इक्वल है। क्लियरली जो P मैट्रिक्स है वो A मैट्रिक्स से इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं x इक्वल टू A इनवर्स B। x किसके इक्वल होगा, A इनवर्स B के। अच्छा A इनवर्स तो पहले से ही निकला पड़ा है, A इनवर्स तो पहले से ही निकला पड़ा है। क्या निकल रखा है A इनवर्स, ये रहा आपके सामने 0 1 -2 -2 9 -23 -1 6 -13। अच्छा B की वैल्यू क्या है, ये रही 11 -5 और -3। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, चेक करो 0 इंटू 11 0, 1 इंटू -5 इज -5, -2 इंटू -3 इज 6। सो -5 + 6 कितना, -5 + 6 कितना हो जाएगा 1। ध्यान से देखना, यहां लिख रहा हूं, उसके बाद यहां लिख रहा हूं एक्स वाई जेड इक्वल टू, चेक करो इसको इससे करेंगे तो 0 इंटू 11 0, -5 + 6, -5 + 6 इज 1। ध्यान से देखना इसको इससे -22, इसको इससे करेंगे -22, -45, -23 इंटू 3 इज 69। ठीक है, अब -22 + 45 कितना, 45 65 67 2, यानी कि कितना आ गया 2। चेक करना कितना आ जाएगा 2। ऐसे देखना इसको जब इससे करेंगे -11, -1 को 11 से तो -11, 6 को 5 से -30, -13 को 3 से +39। चेक करना 30 और 11 कितना, -41 + 39 कितना, -2। कितना आ गया, -2। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2, z की वैल्यू आ गई -2। सो लिख देंगे x = 1, y = 2, z = -2। ये होगी मेरी x, y और z की वैल्यू। बच्चों क्लियर है,